हाँ तो नमस्ते हमारे प्यारे भाई, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? आई होप सब बढ़िया दमदार आप लोगों की जो स्टडी है पूरे मन और लगन से हो रही है। एक हमारे प्यारे से भाई ने कमेंट किया था कि भैया हिस्ट्री का जो लघुत्तरीय प्रश्न है हमको सब समझ में आ जाता है, परंतु जो हिस्ट्री का सब्जेक्टिव पोर्शन है वो हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आप हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर करवाइए, ठीक है। तो ही हम आज आपके सामने लेकर के आए हैं हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण सवाल, कुछ क्या जितना भी यूरोप में राष्ट्रवाद जो हमारा पहला पहला चैप्टर है उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से हम समझाने का प्रयास करेंगे कि अगर कॉपी कलम आप उठा लिए तो क्वेश्चन आते के साथ खुद आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, बिना रटे, ठीक है। तो हम सबसे पहले इंट्रो देते हैं, कहते हैं हम लोग बिहार बोर्ड 2026 के लिए स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, ताकि इसमें बढ़िया से हम लोग क्या करें, स्कोर कर पाए, राइट। और हम क्या कर रहे हैं, तो एसएसटी में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री में सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो विद्यार्थी यूरोप में राष्ट्रवाद के जो एनसीईआरटी बुक है पूरी तरह से यदि पढ़ लिया है बढ़िया से और घटनाओं को क्रमवार तरीके से समझ लिए हैं तो सब्जेक्टिव प्रश्न उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और जिन विद्यार्थी जी ने ये सवाल पूछा और जो इस प्यारे से सेशन को देख रहे हैं, आप लोग कॉपी कलम उठाइए और साथ में हमारे साथ क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए और मेरे वर्ड को मार्क करते जाइएगा, ठीक है। तो आते हैं हम अपने मुख्य विषय पर। कहते हैं हमारा पहला सवाल क्या है, पहला सवाल क्या है, तो ये हमारा क्या है, 2 अंकीय सवाल है, ठीक है। पहला सवाल हमारा क्या है, तो पहला सवाल है कि राष्ट्रवाद क्या है। आप जब यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़िएगा तो देखिए क्या है, हमने तो बुक पोर्शन पढ़ाया नहीं है, ठीक है, लेकिन एक भाई ने कमेंट किया तो उसका मैं सॉल्यूशन लेके आया, राइट। तो कहते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, हमारे चैप्टर का नाम है यूरोप क्या है, तो एक हमारा क्या है, जैसे हमारा एशिया महादेश है उसी प्रकार से यूरोप भी क्या है, महादेश है। वहां पर जो है राष्ट्रवाद, वहां के बारे में, वहां जो राष्ट्रवाद हुई है उसके बारे में इस चैप्टर में क्या है, व्याख्या किया हुआ है, राइट। तो हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यूरोप क्या है, तो यूरोप एक महादेश है, यूरोप क्या है, महादेश है, राइट। यूरोप क्या है भैया मेरे, तो यूरोप एक महादेश है। और राष्ट्रवाद क्या है, तो एक भावना है, ठीक है। यही सवाल हम लोगों से बोर्ड एग्जाम में 2 अंकीय सवाल में पूछे जाएंगे। तो आप लोग पहले मेरे वर्ड को मार्क कीजिएगा, ठीक है। कहते हैं ये सवाल यदि आपसे पूछा जाएगा तो इसके 2 उत्तर हो सकते हैं या 3 उत्तर हो सकते हैं। पहला उत्तर ये हो सकता है कि आप अपने मन से इसके अर्थ को समझ करके लिख सकते हैं। दूसरा उत्तर एनसीईआरटी का जो मेन डेफिनेशन है वो हो सकता है। और तीसरा एक छोटा सा ये, ठीक है। तो आते हैं मुख्य विषय पर। कहते हैं राष्ट्रवाद क्या है, तो देश अथवा राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। देश अथवा राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कि पहले इसका अर्थ समझिए, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, अपने से यानी कि खुद से कॉपी कलम निकाल के रखे हुए लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद क्या है, तो अपने देश के प्रति, जिस देश में आप रह रहे हो, जिस राष्ट्र में आप रह रहे हो, उसके प्रति किसी भी परिस्थिति में यदि उस राष्ट्र पर क्या संकट आ जाता है, बाहरी लोग इस पे अटैक करते हैं या किसी प्रकार का संकट हो, तब क्या हो जाते हैं, अपने देश के प्रति समर्पित हो जाते हैं, ठीक है। उसके प्रति आपका जो लगाव है उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रवाद क्या हो जाएगा, अपने देश के प्रति अपने जान से बढ़ करके लगाव रखना, ठीक है, लगाव रखना, उस पर क्रिया करना, तो क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। अब देखो भैया क्या है कि राष्ट्रवाद की जो प्रक्रिया है वो क्या है, विभिन्न रूपों में आप कर सकते हैं। आप एक डॉक्टर बन के अपने देश के लोगों की सेवा कर सकते हैं, ये भी एक राष्ट्रवाद ही है कि राष्ट्र के लोगों का क्या कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं। सैनिक जो बॉर्डर पर युद्ध लड़ते हैं वो भी क्या है, अपने देश की सेवा ही कर रहे हैं, बाहरी आक्रमण से आप हम लोगों को सुरक्षित रख रहे हैं, असली फाइटर तो वो है, ठीक है। जो हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर करके मरीजों को बचा रहे हैं जो हमारे देश में है, ठीक है। तो ये क्या है, एक राष्ट्रवाद ही तो है। राष्ट्रवाद क्या है भैया मेरे, तो राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, आप लोग समझिएगा, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद। तो आप लोग लिख लीजिएगा, आई होप कि लिख लीजिएगा। कैसे लिखिएगा, कोई आपसे पूछेगा कि भैया राष्ट्रवाद क्या है, तो आप बोलिएगा कि राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रवाद में राष्ट्र छिपा हुआ है, मेरे वर्ड को मार्क कीजिएगा, राष्ट्रवाद में आप कीजिएगा, राष्ट्रवाद में क्या है, एक राष्ट्र छिपा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग यहीं से निकालिएगा कि राष्ट्र या देश के प्रति प्रेम की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी आ सकता है कि इस डेफिनेशन से हो सकता है एग्जामिनर के मन पर, यदि एग्जामिनर चाहेगा तो हो सकता है इस डेफिनेशन से आपको 2 अंक ना दे करके 1.5 अंक दे, ठीक है, या फिर 1 ही अंक दे।
तो इसके लिए क्या है, इसके लिए भी हमारे पास क्या है, उपाय है। उपाय क्या है, तो एनसीईआरटी का जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो सिंपल डेफिनेशन है कि राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना रखना क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। यह क्या है कि भावना ही तो है अंदर से, आपके अंदर भी यह भावना होगा कि हम अपने राष्ट्र को किसी प्रकार से सेवा प्रदान करें, किसी प्रकार से हम अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। मान लीजिए कोई आतंकवादी है जो कि अपने राष्ट्र में इंटर कर गया है, ठीक है, आपने उस आतंकवादी को देखा है, तो आप क्या कीजिएगा, उस आतंकवादी का सूचना सरकार या फिर सैनिक के पास पहुंचाइएगा। तो ये क्या है, राष्ट्र के प्रति प्रेम का भावना ही तो था जो कि आपको उस आतंकवादी को सैनिक तक पहुंचाने में आपने मदद किया। तो ये भी एक क्या है, राष्ट्रवाद है, राइट। तो एनसीईआरटी का जो मेन फॉर्मूला, माफ कीजिएगा, एनसीईआरटी का जो मेन डेफिनेशन है एनसीईआरटी, इससे आपको 2 अंक मिल जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी का जो डेफिनेशन है उस पे आते हैं, राइट। कहते हैं राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है। क्या है, राष्ट्रवाद एक क्या है, तो भावना है। लिखिएगा, सबसे पहले क्या लिखिएगा, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता की वाहक बनती है। हमने डेफिनेशन पढ़ दिया, आपके जो सर है उसके ऊपर से बाउंसर गया होगा ये चीज, ये डेफिनेशन। लेकिन बाउंसर को भी हम तोड़ते बॉल में, रियल बॉल में हम तब्दील कर देते हैं। वो कैसे, देखने का प्रयास कीजिएगा। तो कहते हैं राष्ट्रवाद क्या है, एक ऐसी भावना है, दिल के अंदर का भावना है, जो कि हमने आपको भी बताया। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष यानी कि खास, अब मेरे वर्ड को मार्क करने का प्रयास कीजिएगा। कहते हैं राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष यानी कि खास, विशेष यानी कि खास, भौगोलिक, सांस्कृतिक यानी कि भौगोलिक मतलब भूगोल, यानी कि किसी स्थान की बात हो रही है, जैसे कि आपके देश की बात हो रही है। अगर कोई अमेरिका का लड़का है, उसके लिए डेफिनेशन भौगोलिक का अर्थ उसके लिए क्या आ जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा अमेरिका, और आपके लिए क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा, राइट। तो कहते हैं राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष यानी कि खास, खास क्या है, तो भारत एक खास तो है, भारत क्या है, खास है, अमेरिका क्या है, खास है। तो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक यानी कि हमारे देश का जो संस्कृति है, ठीक है, यानी कि कोई विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक यानी कि विशेष जगह का जो संस्कृति है, जो विशेष जगह है, जैसे कि क्या है, भारत है, ठीक है। तो विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में, सामाजिक परिवेश का क्या अर्थ है, आप जिस समाज में रह रहे हैं उसका जो परिवेश है, इन्वायरमेंट है, ठीक है, यानी कि वहां पर किस प्रकार का काम होता है, क्या वहां पर राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना है, क्या वहां पर खेल कूद की भावना बहुत ज्यादा है, तो ये हो गया परिवेश, ठीक है। तो कहते हैं राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक यानी कि कोई खास जगह की बात हो रही है, जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच क्या करती है, एकता की वाहक बनती है। एकता की क्या बनती है, वाहक बनती है। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं भारत की, तो ये भारत क्या हो जाएगा, तो ये भारत हमारा विशेष, यहाँ का भौगोलिक यानी कि विशेष क्या है, भारत हो जाएगा, ठीक है, और सांस्कृतिक यानी कि भारतीय जो संस्कृति है, ठीक है, या सामाजिक परिवेश यानी कि यहाँ का जो परिवेश है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं, में रहने वाले लोगों के बीच एकता की वाहक बनती है। एकता की क्या बनती है, वाहक बनती है। यानी कि यहाँ के लोग विशेष परिस्थिति, विशेष जगह के लोग, यानी कि विशेष का अर्थ क्या हो गया, आप लोग नाउन पढ़े होंगे, ठीक है, तो नाउन में क्या पढ़ते हैं, कॉमन नाउन भी पढ़ते हैं और प्रॉपर नाउन भी पढ़ते हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों पढ़ते हैं। जातिवाचक में क्या होता है, तो देश, जातिवाचक की बात कीजिएगा तो आप देश आ जाएगा, लेकिन अगर व्यक्तिवाचक की बात कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, भारत आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर विशेष का अर्थ वही हुआ, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक, राइट। तो यहाँ पर रहने वाले लोगों के बीच क्या बनता है, एकता की वाहक बनता है एकता की क्या बनता है, वाहक बनता है, ठीक है। यानी कि आप लोगों से जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में कि राष्ट्रवाद क्या है, तो लिखिएगा राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है। क्या लिखिएगा, कॉपी में नोट कीजिए, आप ही को कह रहे हैं, कॉपी में नोट कीजिए। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता की वाहक बनती है। यदि इस परिभाषा को आप 2 बार रीड कर लीजिएगा और हमने जितना अभी एक्सप्लेन किया, इसको समझाया, यदि उतना आप समझ चुके हैं तो आप जरूर
आई एम 100% श्योर कि आप उसको लिख लीजिएगा अपने से। तो राष्ट्रवाद क्या है समझ में आ गया? राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है, राइट। अगर एनसीईआरटी डेफिनेशन की बात करें तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद क्या है? एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता की वाहक बनती है। आई होप कि ये जो क्वेश्चन है 2 अंक ये राष्ट्रवाद क्या है क्लियर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है मेजनी कौन था, ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी का, यदि आप लोग एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़े हैं, जो हमारा इतना पतला सा बुक रहता है, तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखेंगे और मैं भी एक्सप्लेन अभी कर रहा हूँ। आई होप कि ये जो क्वेश्चन है आपको क्लियर हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? मेजनी क्या है उसका हम वर्णन करेंगे। हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेजनी कौन था, ठीक है। 2019 के सवाल, माफ कीजिएगा 2019 बोर्ड में आपका ये सवाल पूछा गया था और भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हो सकता है इसी वर्ष ये क्वेश्चन आपसे 2 अंकीय सवाल में पूछा जाए, इसलिए आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिएगा और अपने से लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आते हैं, कहते हैं क्या? मेजनी कौन था। हमारा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? तो मेरा क्वेश्चन है कि मेजनी कौन था, ठीक है। तो मेजनी एक व्यक्ति था, ठीक है। कहते हैं मेजनी साहित्यिक, माफ कीजिएगा, मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक एवं योग्य सेनापति, ठीक है। तो आप लोगों को याद करने का मैं तरीका बताता हूँ, जैसे हमने याद किया था उस तरह से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हो सकता है आपका तरीका कुछ और हो, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले इसमें कीजिएगा क्या, इसमें आप एक बॉक्स बनाइएगा, राइट। एक जब आप बॉक्स बनाइएगा तो इसमें देखिए मेजनी क्या था मेरे भाई? तो साहित्यकार था। यहाँ पर लिखिएगा आप लोग क्या लिखिएगा? साहित्यकार लिखिएगा आप लोग। मेजनी कौन था? मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक। कौन से विचारों का समर्थक था? तो गणतांत्रिक, कौन से विचारों का समर्थक था? गणतांत्रिक विचारों का समर्थक। क्या था मेरे भाई? तो गणतांत्रिक विचारों का क्या था? समर्थक, ठीक है। गणतांत्रिक विचारों का समर्थक एवं योग्य सेनापति। एवं क्या था मेरे भाई? तो योग्य सेनापति, ठीक है। गणतांत्रिक विचारों का समर्थक एवं योग्य सेनापति, ठीक है था। यहां तक पहले आप लोग क्लियर कीजिए। तो कौन था मेजनी मेरे भाई? तो मेजनी क्या था? साहित्यकार। साहित्यकार मतलब समझते हैं जो साहित्य में विशेष किसी भी प्रकार का साहित्य को इंग्लिश में लिटरेचर बोलते हैं, ठीक है। लिटरेचर, ठीक है। तो साहित्य को इंग्लिश में लिटरेचर। तो मेजनी कौन था? तो आप लोग याद रखिएगा, मेजनी एक साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, यानी कि गणतंत्र जो विचार होता है, हमारा जो लोकतंत्र है और जो गणतंत्र है, गणतंत्र के विचार का समर्थक था। मेजनी कौन था मेरे भाई? तो मेजनी गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। मेजनी, सबसे पहले मेजनी क्या था? तो ये मेजनी कौन था? साहित्यकार था। सबसे पहले मेजनी कौन था? साहित्यकार था। मेजनी कौन था? साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक। मेजनी कौन था? साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और एक योग्य सेनापति मतलब कि वो क्या था? मान लीजिए कि कहीं पर युद्ध लड़ना है, ठीक है, तो उसमें क्या था? सेनापति था। और सेनापति भी था तो कैसा था? योग्य था, यानी कि वो काबिल था। तो ये 3 पॉइंट क्या है? सबसे पहला पैराग्राफ में कहते हैं साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति। तो आप लोग याद रखिएगा मेजनी कौन था? लिखिएगा मेजनी साहित्यकार कौमा गणतांत्रिक विचारों का समर्थक। मेजनी साहित्यकार कौमा गणतांत्रिक विचारों का समर्थक एवं योग्य सेनापति था। कैसा सेनापति था मेरे भाई? तो योग्य सेनापति था। तो इस क्वेश्चन को याद रखने के लिए आपको ये 3 पॉइंट याद रखना पड़ेगा। क्या क्या था? साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति। तो मेजनी कौन था मेरे भाई? योग्य सेनापति था, ठीक है, साहित्यकार था और क्या था? एक क्या था? गणतांत्रिक विचारों का समर्थक। तो आप लोग लिखिएगा मेजनी साहित्यकार कौमा गणतांत्रिक विचारों का समर्थक एवं योग्य सेनापति था, ठीक है। मेजनी कौन था मेरे भाई? तो मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक एवं गणतांत्रिक विचारों का समर्थक मतलब समझ रहे हैं, गणतंत्र के विचार, गणतंत्र में जो विचार हैं, ठीक है, ये जो मतलब क्या है? एक विचार है। गणतंत्र क्या है? तो एक विचार है, इसका समर्थक था। तो मेजनी कौन था? मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक एवं योग्य सेनापति था, राइट। आई होप कि ये यहां तक क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट में आप लोग जब जाइएगा तो कहते हैं मेजनी कार्बोनरी दल का गुप्त सदस्य था। मेजनी कार्बोनरी दल का गुप्त सदस्य था, ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि कार्बोनरी क्या है।
तो मेजनी कौन था? तो मेजनी सबसे पहले लिखिएगा कि साहित्यकार था। मेजनी साहित्यकार कौमा गणतांत्रिक विचारों का समर्थक कौमा कौमा एक और क्या था वो योग्य सेनापति था। ठीक है, तो मेजनी साहित्यकार गणतांत्रिक विचारों का समर्थक कौमा योग्य सेनापति था। ठीक है, मेजनी कार्बोनरी दल एक क्या था मेरे भाई? तो एक दल था। एक कौन सा दल था? दल का नाम क्या था मेरे भाई? कार्बोनरी। ठीक है, जैसे अभी दल क्या क्या है? अभी जो हमारे भारतीय राजनीति में दल है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, जेएसपी जन स्वराज है, बीएसपी है, इस तरह से दल है ना मेरे भाई। तो इसी प्रकार से जो ये दल है उस समय जो था क्या था? तो कार्बोनरी एक दल था। तो मेजनी क्या था? कार्बोनरी दल का गुप्त सदस्य था। गुप्त सदस्य मतलब समझ रहे हैं वो क्या था? मतलब कि पूरी तरह से वो सदस्य नहीं था, वो दल के कार्यक्रम में नहीं दिखता है। मान लीजिए कोई रैली हो रहा है, राइट, तो रैली में मेजनी नहीं दिख रहा, गुप्त था, यानी कि किसी को पता नहीं था कि मेजनी जो है क्या है? कार्बोनरी दल का सदस्य है, लेकिन वो सदस्य था गुप्त रूप से। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखिएगा? मेजनी कौन था जब पूछेगा लिखिएगा मेजनी साहित्यकार कौमा गणतांत्रिक विचारों का समर्थक एवं योग्य सेनापति था। मेजनी कार्बोनरी दल का गुप्त सदस्य था। मेजनी कार्बोनरी दल, कौन सा दल? कार्बोनरी। कौन सा दल? कार्बोनरी। कौन सा दल? कार्बोनरी। कौन सा दल? कार्बोनरी। ठीक है, क्या था? साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, योग्य सेनापति था। साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति। किस दल का गुप्त सदस्य था? तो किस दल का था? कार्बोनरी। ठीक है, तो लिखेंगे मेजनी साहित्यकार कौमा गणतांत्रिक विचारों का समर्थक एवं योग्य सेनापति था। मेजनी कार्बोनरी दल का गुप्त सदस्य था, राइट। कहते हैं मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली एवं 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की। अब आप पूछिएगा कि भैया हमारा जो ये डेट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, डेट जो हमारा ये इसको कैसे याद करेंगे? ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे? इसको देखिए, एक ट्रिक मैं बताता हूं। देखिए, कहते हैं मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली, ठीक है, और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप। अब मेरे बात को आप मार्क कीजिएगा, ठीक है, आप मेरे बात को क्या कीजिएगा? मार्क कीजिएगा। थोड़ा सा हमें समझ लीजिए। मार्क करना क्या है मेरे विद्यार्थी जी? तो मार्क ये करना है कि यहाँ पर एक कॉमन चीज है। कॉमन चीज क्या है? देखिए, कॉमन चीज क्या है? तो कॉमन चीज ये है कि एक हमारा देखिए ये भारत है, ठीक है, एक क्या है? भारत है, ठीक है, एक ये क्या हो गया? भारत हो गया, और एक क्या है मेरे भाई? एशिया, राइट, एक क्या है? एशिया। एशिया क्या है मेरे भाई? एक महादेश है, उसके अंदर भारत एक देश आता है। यहां पर पहले समझिएगा, इसका कनेक्शन इससे है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो एशिया क्या है मेरे भाई? तो एक महादेश है, इसके अंदर बहुत सारे देश आते हैं, जिसमें से भारत एक देश है, राइट। तो उसी प्रकार से मेरे भाई यूरोप जो है, यूरोप क्या है मेरे भाई? यूरोप क्या है? तो यूरोप जो हमारा है, यूरोप भी एक क्या है? महादेश है। यूरोप भी एक क्या है? महादेश है। और इटली क्या है मेरे भाई? तो इटली जो है यूरोप में बहुत सारे देश है, उसमें से एक देश इटली भी है, ठीक है। तो आप लोग याद कैसे कीजिएगा? यूरोप बड़ा चीज है ना मेरे भाई, महादेश, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे देश हैं, लेकिन इटली क्या है? एक देश है जो यूरोप महादेश के अंदर है, राइट। तो यूरोप क्या हो गया? बड़ा चीज हो गया, ठीक है। तो देखिए 1834 में यंग यूरोप का खोज किसने, माफ कीजिएगा, यंग यूरोप की स्थापना, ठीक है। तो 1834 और 1831 3 साल का गैप है। सबसे बड़ा क्या है? 1834 या 31? 34 या 31? 34 है। तो 34 जैसी आया मेरे विद्यार्थी जी, बड़ा है ना, 31 से बड़ा 34 है। तो आप लोग क्या कीजिएगा? यूरोप क्या है? बड़ा है, इटली से बड़ा यूरोप है, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से इसमें क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं कि भाई भैया मेरे 1831 जो है सो छोटा है, यानी कि इटली छोटा है। तो यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? 1831 ईस्वी में। और यंग यूरोप क्या है मेरे भाई? तो यूरोप बड़ा है तो डेट भी बड़ा होगा, यूरोप बड़ा है तो डेट भी बड़ा। तो डेट कितना है? 1834, 1831 और 1834, ठीक है। 3 साल का फर्क है मेरे विद्यार्थी, 3 साल का फर्क है। इसमें से बड़ा कौन है? 1834। यानी कि भैया यूरोप का खोज जो है, माफ कीजिएगा, यंग यूरोप, यानी कि यंग यूरोप बड़ा है, इसलिए बड़ा डेट 1834।
इटली छोटा है इसलिए 1831 छोटा तारीख। ठीक है, आई होप कि ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली एवं 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की। ठीक है, तो इतना आप लिख लीजिएगा तो परफेक्ट एकदम आपको 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं। रिकॉल क्या करना है, तो हम लोगों ने क्या जाना, आप लोग अब क्या कीजिए, डेफिनेशन मत देखिए। अब जो है आपको करना क्या है, खुद से लिखने का प्रयास करना है। आप लोग क्या लिखिएगा मेजनी साहित्यकार कौमा गणतांत्रिक विचारों का समर्थक एवं योग्य सेनापति था। मेजनी ने, और क्या था मेरे भाई, मेजनी कौन सा दल का था, तो कार्बोनरी दल का था। कैसा सदस्य था, तो गुप्त सदस्य था। लिखिएगा आप लोग, मेजनी साहित्यकार कौमा गणतांत्रिक विचारों का समर्थक एवं योग्य सेनापति था। मेजनी कार्बोनरी दल का गुप्त सदस्य था। ठीक है, मेजनी कार्बोनरी दल का गुप्त सदस्य था और मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली, समझ रहे मेरी बातों को, यंग इटली क्यों बोले, इटली जो है सो यूरोप से छोटा है तो 1831 छोटा। ठीक है, तो मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली, छोटा है तो डेट भी छोटा और देश भी छोटा। ठीक है, तो पहले आपको छोटा को रखना है फिर बड़ा को रखना है। तो 1831 ईस्वी में यंग इटली एवं 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की, यही तो लिखना है। समझ गए, तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है आपको क्लियर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, तो मेजनी कौन था, मेजनी साहित्यकार कौमा गणतांत्रिक विचारों का समर्थक एवं योग्य सेनापति था। मेजनी कार्बोनरी दल का गुप्त सदस्य था। मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली एवं 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की। आई होप कि आपको ये जो 2 क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है और मेजनी कौन था, दोनों क्लियर हो गया। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, फिर से इसको लिखिए। हमको पता है कि आप लोगों को जो हमने आपको बताया था कि आपको क्या याद रखना है, तो याद यही रखना है कि मेजनी क्या था, तो साहित्यकार था, उपनिवेश माफ कीजिएगा गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और क्या था, योग्य सेनापति था। ये 3 पॉइंट याद रखना है। फिर आपको ये ट्रिक याद रखना है। ट्रिक क्या याद रखना है, तो 1831 छोटा डेट है तो इटली भी छोटा है, इसलिए यंग इटली के स्थापना 1831, दोनों छोटका को पहले रखना है। फिर बड़का क्या है, तो यूरोप बड़ा है तो डेट भी बड़ा, तो 1831 से बड़ा 1834, तो यंग यूरोप की स्थापना 1834 में। ठीक है, तो आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। अगर इसके बाद भी, इतना समझाने के बाद भी याद नहीं होता है, आप लोग कॉपी पर 5 बार लिखिए, इसी क्वेश्चन का आंसर 6 बार लिखिए, क्योंकि आप लोगों को समझ में तो आ गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे विद्यार्थी जी। हाँ जी, तो हमारा जो है 2 सवाल हो चुका है, राष्ट्रवाद क्या है, और जो दूसरा सवाल था वो मेरा क्या था, तो मेजनी कौन था। ठीक है, अब तीसरा सवाल क्या है मेरे विद्यार्थी जी, हम उस पे आने का प्रयास करते हैं। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, राइट। और अगर समझ में आ चुका है तो आप लोग लाइक जरूर कीजिए क्लास को, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कहीं दिक्कत है तो कमेंट भी जरूर कीजिए। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो कहते हैं जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जर्मनी की एकीकरण की क्या बाधाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन के मायने क्या है, उसको समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है पहले हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जर्मनी क्या है मेरे भाई, तो एक देश है। क्वेश्चन समझिएगा पहले, जर्मनी के एकीकरण यानी कि वो क्या था, बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था, तभी तो एकीकरण करने का बात किया जा रहा है ना। अगर कोई चीज बिखरा हुआ है तभी तो उसका बात किया जाएगी कि उसको एक किया जाए। अगर किसी चीज को एक करने की बात हो रही है यानी कि वो बिखरा हुआ है कि नहीं। तो जर्मनी के एकीकरण यानी कि वो बिखरा हुआ था, वो वर्गीकृत था, इसलिए उसको एक करने के लिए क्या क्या बाधाएं थी, यानी कि कौन कौन सा प्रॉब्लम आ रहा था। जर्मनी क्या था मेरे भाई, तो बहुत सारे 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या था, विभक्त था। शक्ति का वर्गीकरण हो गया, राइट। इससे होगा क्या, यदि आपके गांव का वर्गीकरण कर दिया जाए तो कमजोर हो जाएंगे, बाहरी जो शक्ति है वो आपके गांव पर अटैक कर देगा बहुत इजीली। ठीक है, तो ये क्या था, राज्यों में विभक्त था, है ना। तो ये जो बाधा है, कौन कौन सी प्रॉब्लम थी जिसके कारण इसका जो एकीकरण था एक नहीं हो पा रहा था। ठीक है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जर्मनी की एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। आप लोग जब बोर्ड में लिखिएगा तो इस चीज को जरूर लिखिएगा, जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। कौन कौन सी बाधाएं थी, तो पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है,
पॉइंट वाइज कैसे लिखना, सबसे पहला पॉइंट में क्या मेरे विद्यार्थी जी, कहते हैं जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। क्या है मेरे भाई, तो जर्मनी लगभग 300 कितने भागों में, कितने भागों में, 300। अब कोई देश मेरे विद्यार्थी जी, अगर कोई देश 300 छोटा बड़ा राज्य में विभाजित हो तो सोच लीजिए वहां का दुर्दशा क्या होगा। यानी कि 300 छोटे बड़े राज्य में विभक्त था, इसका क्या तात्पर्य है कि वहां पर 300 राजा थे, 300 शासक थे, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं था। तो जो बाहरी दुश्मन है विद्यार्थी जी, उसको क्या होगा, इस पे आक्रमण करना इजी हो जाएगा ना। तो क्या था सबसे पहला बाधा, तो जर्मनी जो है लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। पहला पॉइंट आपको लिखिएगा कि जर्मनी को एकीकरण करने में, जर्मनी को एकत्रित करने में क्या बाधाएं थी, तो ये 300 छोटे बड़े राज्य में विभक्त था, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। तो इसको एक करना बहुत मुश्किल था। क्यों मुश्किल था, क्योंकि 300 छोटे बड़े राज्य में विभक्त था, अर्थात बहुत बड़ी मात्रा में ये विभाजित हो चुका था। ठीक है, तो आप लोग पहला पॉइंट लिखिएगा कि जर्मनी को एकीकृत करने में निम्नलिखित बाधाएं थी, जिसमें से पहला ये है कि जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। दूसरा पॉइंट क्या है, कहते हैं उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्टेंट एवं दक्षिणी जर्मनी में कैथोलिक बाहुल्य क्षेत्र था। अब देखिए, किसी भी देश के वर्गीकरण का बहुत आधार होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, 300 छोटे बड़े राज्य में विभक्त हैं, तो इसको जोड़ना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए क्या है, जर्मनी में 2 क्षेत्र हैं। 2 क्षेत्र क्या है, तो एक है उत्तरी और एक उत्तरी है और एक दक्षिणी है। ठीक है, एक उत्तरी है और एक दक्षिणी है। उत्तरी में कौन से धर्म के ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, तो कौन से रहते हैं, तो देखिए प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट क्या है, तो ईसाई को 2 वर्गों में बांटा गया है, जैसा कि मतलब हमने देखा। ठीक है, तो प्रोटेस्टेंट ठीक है, तो उत्तरी में कौन रहते हैं, प्रोटेस्टेंट। अब इनका जो मान्यता है, इनका जो पहनावा है, इनका जो संस्कृति है और इनका जो मत है वो अलग है ना। और दक्षिणी जर्मनी में कैथोलिक बाहुल्य क्षेत्र था। दक्षिणी जर्मनी में कौन था मेरे विद्यार्थी जी, तो कैथोलिक। तो उत्तरी में प्रोटेस्टेंट, दक्षिणी में कैथोलिक। अब इन दोनों का मत अलग अलग है, इन दोनों का मत क्या है, अलग अलग है। तो क्षेत्र क्या हो गया विद्यार्थी जी, विभाजित हो गया ना। तो विभाजित हो गया, मत अलग हो गया, तो उसको एक करना कितना मुश्किल है ना। इसी कारण से ये एक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्टेंट, दक्षिणी जर्मनी में कैथोलिक, दोनों का मत अलग अलग था और 300 भागों में विभाजित था। इस कारण से इसको एकीकरण यानी कि एक करने में, इकट्ठा करने में बहुत परेशानी हो रही थी। ठीक है, तो पहला पॉइंट कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। दूसरा, उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्टेंट और दक्षिणी जर्मनी में कैथोलिक बाहुल्य क्षेत्र, बाहुल्य मतलब सबसे ज्यादा वहां पर रहते। ठीक है, तो इस कारण से क्या है, एक करने में बहुत समस्या होती थी। ठीक है, आप लोग जब इसका आंसर लिखिएगा तो हमको पता है कि आप लोग को थोड़ा परेशानी होगा, तो आप लोग 4-5 बार एक सवाल को कॉपी में लिखिए। ठीक है, और घटना को याद कीजिए। घटना क्या है, अब इसी सवाल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग याद रखिएगा 300 लिखिएगा, जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि उत्तरी जर्मनी, ईस्ट वेस्ट, उत्तर और दक्षिण आप लोग को याद रखना है। ठीक है, उत्तर दक्षिण। तो उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्टेंट एवं दक्षिणी, देखिए जर्मनी है ना, जर्मनी है, जैसे हमारा बिहार है, तो बिहार में एक उत्तर बिहार और एक दक्षिण बिहार। ठीक है, तो उसी प्रकार से जर्मनी है तो एक उत्तर जर्मन और एक दक्षिण जर्मन। तो उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्टेंट एवं दक्षिणी जर्मनी में कैथोलिक बाहुल्य क्षेत्र था। ठीक है, और अब क्या कहते हैं जर्मनी, तीसरा जो पॉइंट है, कहते हैं जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। देखिए, अब वहां के लोगों में क्या है, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। मतलब वो जो है अपने देश के प्रति समर्पित नहीं थे। वो क्या था कि अपने देश के प्रति उनका उतना लगाव नहीं था। क्यों लगाव नहीं था, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि मेरा देश आखिर में है कौन। क्यों, क्योंकि वो 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, और विभक्त होने के कारण उनको अंदाजा ही नहीं है कि वास्तविक में ये मेरा देश है भी या नहीं। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। दूसरा, उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्टेंट एवं दक्षिणी जर्मनी में कैथोलिक बाहुल्य क्षेत्र था, यानी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बहुत ज्यादा संख्या में रहते थे, उनका मत अलग अलग था, जिसके कारण उसको एक करना बहुत मुश्किल था। तीसरा, जर्मनी में राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, जर्मनी के जो लोग थे उनमें राष्ट्र के प्रति यानी कि अपने जर्मनी के प्रति जो भावना थी बहुत कम थी। ठीक है, वो जो राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना होती है वो बहुत
कम थी, ना के बराबर थी। इस कारण से वहां के लोग जो है क्या कर रहे थे, जर्मनी को एकीकृत करने में बार बार असफल हो रहे थे। ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण का बाधाएं क्या क्या था, जर्मनी के एकीकरण, क्वेश्चन समझ गए, यानी कि जर्मनी बहुत टुकड़ों में बटा हुआ था, उसको एक करने में क्या क्या बाधा यानी कि क्या क्या प्रॉब्लम समस्या रही। तो पहला प्रॉब्लम, जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में था। दूसरा, उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्टेंट मतलब दक्षिणी जर्मनी में कैथोलिक बाहुल्य। तीसरा, जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। राइट, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन है जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, कहते हैं मेटरनिख युग क्या है। ठीक है, क्या है, तो हमारा जो क्वेश्चन है क्या है, मेटरनिख युग क्या है। क्वेश्चन हमारा क्या है, मेटरनिख युग। ठीक है, तो 3 सवाल हो गए विद्यार्थी जी। कितने सवाल हो गए हमारे, 3 सवाल। सबसे पहला सवाल क्या था, तो राष्ट्रवाद क्या है। दूसरा सवाल था इमेजरी कौन था, और तीसरा सवाल हमारा हो गया कि जर्मनी जो देश है उसको एक करने में क्या क्या बाधाएं थी। ठीक है, और हमारा चौथा सवाल है कि मेटरनिख युग क्या है। देखिए, आप लोगों को इस क्वेश्चन को याद करने के लिए, इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए, 2 अंक प्राप्त करने के लिए मात्र एक चीज याद करना है। वो क्या है, आप लोग को वो एक चीज याद क्या करना है, वो आप लोग की एक चीज याद करना है, 1815 से 1848। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को याद करने का हम ट्रिक बता। ट्रिक ये मेरे विद्यार्थी जी, सबसे पहले नाम क्या है, मेटरनिख। तो आप लोग पता कीजिए कि मेटरनिख कहाँ का रहने वाला। तो मेटरनिख कहाँ था विद्यार्थी जी, ऑस्ट्रिया। मेटरनिख कहाँ का था, ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया का क्या था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चांसलर, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं उसी प्रकार से ऑस्ट्रिया में प्रधानमंत्री को चांसलर कहा जाता है। ठीक है, तो मेटरनिख कौन था विद्यार्थी जी, तो ऑस्ट्रिया का क्या था, चांसलर था। राइट, ऑस्ट्रिया का क्या था, चांसलर था। तो किस देश में है, ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रिया में है ना। तो हमने अभी आपको बताया कि आपको इस क्वेश्चन को याद रखने के लिए ये डेट याद रखना पड़ेगा, 1815 से 1848। तो आप लोग लिखिएगा कि ऑस्ट्रिया में 1815 से 1848 ईस्वी तक के शासनकाल को मेटरनिख युग कहा जाता है। समझे बात को, बात क्या है, तो ऑस्ट्रिया में 1815 से 1848 ईस्वी तक के समयकाल को, शासनकाल को मेटरनिख युग कहा जाता है। कैसे, क्योंकि 1815 से 1848 तक शासक कौन था ऑस्ट्रिया का, चांसलर कौन था, मेटरनिख था। तो उसी शासनकाल को 1815 से 1848 तो ऑस्ट्रिया में 1815 से 1848 ईस्वी तक के शासनकाल को मेटरनिख युग कहा जाता है। ऑस्ट्रिया में 1815 से 1848 ईस्वी तक के शासनकाल को मेटरनिख युग कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि ये समझ आ गया। अब देखिए डेफिनेशन को, डेफिनेशन कहता है हमारा कि मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। आपको 2 अंक प्राप्त करने के लिए ये चीज लिखना होगा। सबसे पहले इंट्रो एक लाइन में दे दीजिएगा कि मेटरनिख क्या था मेरे भाई, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। लिखिएगा मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। लिखिएगा मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिख ने 1815 से 1848 तक यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, यूरोप की राजनीति में, और यूरोप में भी कहा, देखिए हम यूरोप हमारा क्या होगा, महादेश हो गया। ठीक है, और यूरोप में भी कहा, तो यूरोप में भी ऑस्ट्रिया, यूरोप में भी कहा, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, तो मेटरनिख ने 1815 से 1848 ईस्वी तक यूरोप की राजनीति में, ऑस्ट्रिया की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतः यूरोप में 1815 से 1848 ईस्वी तक के राजनीतिक काल, शासन काल को ही मेटरनिख युग कहा जाता है। लिख लीजिएगा, आई होप कि लिख लीजिएगा, कॉपी कलम पर लिखना शुरू कीजिए। तो यूरोप में 1815 से 1848 ईस्वी तक के शासनकाल को मेटरनिख युग कहा जाता है। ठीक है, लिखिएगा मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चांसलर मतलब पीएम, अगर जो हम अपने देश की बात करें तो चांसलर मतलब पीएम, लेकिन ऑस्ट्रिया में चांसलर, ऑस्ट्रिया में चांसलर। लिखिएगा मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिख ने 1815 से 1848 तक यूरोप की राजनीति में, कहाँ की राजनीति में, यूरोप की राजनीति में या ऑस्ट्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिख युग कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया। क्या लिखिएगा, लिखिएगा यूरोप में या ऑस्ट्रिया में 1815 से 1848 ईस्वी तक के शासनकाल को, राजनीतिक काल को मेटरनिख युग कहा जाता है।
सिर्फ आपको क्या याद रखना है, 1815 से 1848, ठीक है। और जगह क्या जगह नाम याद रखना है ऑस्ट्रिया। अगर ऑस्ट्रिया याद नहीं रख पाते क्या याद रखना है, यूरोप, ठीक है। तो यूरोप में 1815 से 1848 ईस्वी तक के शासनकाल को मेटरनिक युग कहा जाता है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था ये हो चुका है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो सवाल है हम उस पर बढ़ते हैं। आपका कुछ समय ले रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये जो सवाल आपको मैंने डिस्क्राइब किया है बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप समझ पा रहे हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। नहीं याद होता है 4 बार लिखिए, 5 बार लिखिए, लेकिन आपके पास भी बहुत समय है। अगर आप डेली 2 सवाल करते हैं तो फरवरी महीने आते आते पूरा हिस्ट्री, पूरा एसएसटी का क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या है मेरे भाई, तो ये आपका 2 अंक में बहुत कम पूछा जाता है, 5 अंक में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक। सॉरी माफ कीजिएगा, 4 अंक के सवाल में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम इसमें 2 अंक के कैटेगरी में ही हम इसको रखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है उसको समझेंगे, उसके बाद उसका आंसर क्या है उसको समझेंगे, उसके आप लोग क्या कीजिएगा, लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले जो आपका प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम ये है कि आप लोग क्या कीजिए, आज जो क्वेश्चन आंसर का पहला क्लास है ना, तो आप लोग इस जो हम आंसर लिखा रहे हैं, ठीक है, बोर्ड में तो क्लियर दिख रहा है, आप लोग आराम से इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं भी नोट कीजिएगा तो अपने से पॉइंट बनाइए, हम सिर्फ आपको गाइड करेंगे। गाइड क्या करेंगे कि आप इसको याद कैसे करना है, ठीक है। तो आते हैं सवाल, कहते हैं 1848 ईस्वी, सवाल क्या कर रहा है, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, ठीक है। तो देखिए सवाल तो आप लोग पढ़े हैं तो समझे ही होंगे, ठीक है। तो सवाल क्या है, 1848 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति होता है। कहीं भी क्रांति क्यों होता है, जब वहां पर बहुत ज्यादा क्या होता है, किसी चीज का अभाव होता है या जुल्म ज्यादा होता है, तब क्या होता है, क्रांति होता है। क्रांति कब होता है, तो जब वहां पर किसी चीज का अभाव हो जाता है या जुल्म ज्यादा होता है, राइट। तो 1848 में फ्रांस एक देश है, फ्रांस क्या है मेरे भाई, एक देश है, वहां पर क्या होता है, क्रांति होता है, राजा के प्रति क्रांति होता है, यानी कि वहां कोई राजा होता है, राजा जब बहुत ज्यादा मतलब कि निरंकुश शासन करता है, वहां के जनता का सही से देखभाल नहीं करता है, और भी बहुत सारे पॉइंट है, तो क्या होता है, वहां जनता क्या हो जाती है, बहुत ही राजा के विरुद्ध हो जाती है, और क्या करती है, क्रांति करती है, राजा को गद्दी से हटाने का प्रयास करती है। तो फ्रांस में जो है 3 क्रांतियां हुई है, ठीक है। तो एक जो लास्ट क्रांति है वो 1848 की जो क्रांति है, उसमें पूछ रहा है 1848 की जो क्रांति हुई है मेरे भाई, उसके क्या कारण थे, कारण बताइए हमको, कि क्रांति तो हुआ ठीक है, लेकिन उसका क्या कारण था, तो उसी कारण पर हम चर्चा करते हैं। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी यानी कि फ्रांस की क्रांति के क्या कारण। तो जब आप लोग लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कई कारण थे, जो क्या है, निम्न है, ठीक है। लिखिएगा सबसे पहला, लुई फिलिप की कमजोर नीति, लुई फिलिप की कमजोर नीति। अब देखिए आप लोग कहिएगा भैया कैसे याद होगा, तो कैसे याद होगा, इसके लिए आपको कुछ चीजों तो परफेक्ट याद रखना होगा। जैसे देखिए अब आपको लुई फिलिप है, तो ये नाम याद रखना पड़ेगा। जैसे ही ये सवाल आपके सामने आएगा तो आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए लुई फिलिप। लुई फिलिप जो नाम है, इस सवाल के आते ही आपके मन में आ जाना चाहिए, तो तब ये क्वेश्चन आपको याद होगा, ठीक है। तो कहते हैं लुई फिलिप की कमजोर नीति, यानी कि जो लुई फिलिप था, जो फ्रांस का जो ये लुई फिलिप था, वो क्या था, एक कमजोर, इसका जो नीति था राज्य को चलाने का, राज्य को व्यवस्थित करने का, वो क्या था, कमजोर था, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, लुई फिलिप की कमजोर नीति, यानी कि लुई फिलिप क्या था, लुई फिलिप का जो नीति था, व्यवस्था था, वो क्या था, कमजोर था। तो ये पहला कारण। दूसरा कारण, लुई फिलिप के द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजों को पीएम बना। अब देखिए होता क्या है, इस तरह के देश में जब राजतंत्र चलता है, और इस तरह के देश में क्या होता है कि जैसे लुई फिलिप था, ठीक है, तो वो क्या था, वो पीएम नहीं था, वो क्या था, पीएम नहीं था। तो लुई फिलिप ने क्या किया, प्रतिक्रियावादी गीजों को प्रधानमंत्री। अब देखिए ये पॉइंट को आप समझिएगा, लुई फिलिप के द्वारा, ठीक है, प्रतिक्रियावादी का क्या अर्थ हुआ मेरे विद्यार्थी जी, प्रतिक्रियावादी का अर्थ हुआ कि राज्य में किसी प्रकार का डेवलपमेंट का कार्य, विकास का कार्य जो नहीं करना पसंद करता, यानी कि जैसे हम आप हमको बना दीजिए पीएम, वैसे बन नहीं पाएंगे पता है, लेकिन ठीक है, तो बात की बात करते हैं। तो पीएम आप हमको बना दीजिए, और मेरे मन में ऐसा सिद्धांत बना लिए हैं, ऐसा हम ठान लिए कि किसी प्रकार का
और विकास करना ही नहीं है, ठीक है, किसी प्रकार का यहाँ पर डेवलपमेंट करना ही नहीं है। तो हम कैसे नेता हो गए? प्रतिक्रियावादी नेता, राइट। तो लुई फिलिप क्या था? प्रतिक्रियावादी गीजो, गीजो एक व्यक्ति है, उसको क्या किया था? पीएम बना दिया था। अब ये तो भैया है प्रतिक्रियावादी, तो डेवलपमेंट करेगा खाक, क्योंकि प्रतिक्रियावादी का अर्थ नहीं होता है डेवलपमेंट के विरोध, ठीक है। तो लुई फिलिप के द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजो को पीएम बना दिया। अब गीजो को पीएम बना दिया, डेवलपमेंट होगा नहीं तो जनता क्या होगा? नाखुश तो होगा ही, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है? लुई फिलिप की कमजोर नीति। दूसरा, लुई फिलिप के द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजो को पीएम बनाना। तीसरा क्या है मेरे भाई? असफल विदेश नीति। अब देखिए होता क्या है, अभी हमारा भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, तो हमारा जो विदेशी मामला यानी कि पाकिस्तान से कैसे डील किया जाए, पाकिस्तान को किस मतलब किस समय आक्रमण किया जाए, किस समय शांति बनाया जाए, तो ये जो नीति है विदेश स्तर पर, एक देश दूसरे देश से जब किसी प्रकार का नीति करता है उसको विदेश नीति कहते हैं। कूटनीति, विदेश नीति, ठीक है, एक ही चीज है। तो क्या था? इसका विदेश नीति भी बढ़िया नहीं था, ठीक है। यानी विदेश नीति बढ़िया नहीं होने का तात्पर्य है कि दूसरे देश से इनके संबंध भी खराब थे। दूसरे देश से इनको अगर संबंध बनाने को कहा जाए तो ये बढ़िया से संबंध नहीं बना पाते थे, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम था कि असफल विदेश नीति, यानी कि इनका विदेश नीति कैसा था? अनसक्सेसफुल, असफल था। तो पहला पॉइंट लुई फिलिप की कमजोर नीति। दूसरा, लुई फिलिप के द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजो को प्रधानमंत्री बना। फिर तीसरा, असफल विदेश नीति, ठीक है। तीसरा क्या? असफल विदेश नीति। चौथा, बेरोजगारी और भुखमरी। अब देखिए कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें कि कुछ कुछ कॉमन बात आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बेरोजगारी और भुखमरी, किसी भी क्रांति का अगर कारण आपसे पूछेगा तो ये कारण जरूर लिखिएगा, बेरोजगारी और भुखमरी, बेरोजगारी और भुखमरी। अब देखिए कॉमन चीज है, सब जगह बेरोजगारी और भुखमरी होगा तभी क्रांति होगा, ठीक है। तो सबसे पहला लुई फिलिप की कमजोर नीति। दूसरा, लुई फिलिप के द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजो को प्रधानमंत्री बनाना। तीसरा, असफल विदेश नीति। चौथा, बेरोजगारी और भुखमरी। और पांचवा, पूंजीपति वर्ग को साथ रखना, ठीक है। यानी कि वहां के गरीब को, वहां का जो जनता था बहुत कम पूंजीपति, यानी कि जो मेन पूंजीपति था जिनके पास बहुत सारा धन था, उसको क्या किया? ये लोग जो मेन था लुई फिलिप, गीजो, सब क्या किया? उसको अपने साथ रखा। अपने साथ रखा तो जनता को उससे क्या होने लगा? नुकसान होने लगा, क्योंकि जो पूंजीपति थे वो जनता के पैसा मारते थे, ठीक है। तो इससे क्या हो गया? जनता नाखुश हो गई, राइट। तो पूंजीपति वर्ग को अपने साथ रखे, जनता नाराज हो गई, ठीक है। तो बेरोजगारी और भुखमरी हो जाएगा चौथा पॉइंट। फिर पांचवा हो जाएगा पूंजीपति वर्ग को अपने साथ रखना। फिर छठा हो जाएगा क्या? किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं करना। सुधारात्मक कार्य क्यों नहीं करता है? क्योंकि प्रतिक्रियावादी शासक है। तो देखिए ये और ये, यानी कि लुई फिलिप के द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजो को प्रधानमंत्री बनाना, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है। किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं करना। अब प्रधानमंत्री ये हो गया प्रतिक्रियावादी, जिसका किसी ध्यान से सुधार नहीं करना। तो एक पॉइंट और यहाँ पर गया, किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं करना। तो 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कई सारे कारण थे। ये आपके 4 अंकीय सवाल में भी आएंगे ये सवाल, तो आपको इतना ही आंसर लिखना है। और 2 अंक में आएगा तो आप तीन पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं। आप पूछिएगा भैया क्वेश्चन आंसर कैसे याद होगा, तो आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी ही होगी, ठीक है। वो क्या है? लुई फिलिप का नाम याद रखना होगा इस क्वेश्चन के लिए। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वहां पर क्या है, अरे भाई तो प्रतिक्रियावादी गीजो कैसा था? तो गीजो प्रतिक्रियावादी था, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। तो रिकॉल क्या करते हैं मेरे विद्यार्थी जी? तो सबसे पहला सवाल था राष्ट्रवाद क्या है, दूसरा मेजनी कौन है, कौन था, तीसरा था मेटरनिख युग क्या है, चौथा था कि जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी, और पांचवा जो हमारा मुख्य सवाल था 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, ठीक है। तो हमने आपको डिस्क्राइब कर दिया। आई होप कि आपको ये जो 5 सवाल थे बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। आप लोग फिर से इस सवाल को कॉपी पर लिखिए, रगड़िए, मतलब कॉपी पर साफ सुथरा नहीं लिखना। आप चुपचाप क्या कीजिए, कॉपी कलम उठाइए और कलम से धसड़ दीजिएगा, मतलब साफ सुथरा राइटिंग बना बिल्कुल नहीं लिखना है, मतलब आपको याद है बस रिकॉल कीजिए चीजों को, ठीक है। तो इसमें जो लघुत्तरीय प्रश्न है 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। लघुत्तरीय प्रश्न में 2 या 3 सवाल और बचे हैं, तो वो जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है बहुत लंबा वीडियो हो गया, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, ये वीडियो अगर समझ में आए तो आप डबल एक्स पर दोबारा देख लीजिए या फिर 1.5 गुना पर देख लीजिए। इससे क्या समय बचत हो जाएगा और आप लोगों को चीजों रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जो कि इस क्वेश्चन माफ कीजिएगा इस चैप्टर से रिलेटेड है, और 2 या 1 होगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वो बचा हुआ, ठीक है। आई होप कि आपको यह प्यारा सा सेशन बहुत ही पसंद आया होगा मेरे विद्यार्थी। अगर आपको यह सेशन पसंद आया तो फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नए हैं
तो क्या कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए। जय हिंद।